अक्सर पहला प्यार कितना खूबसूरत होता है ना। कितनी एक्सपेक्टेशन पैदा होती हैं, कितनी इमेजिनेशन बनती है। लगता है बस अब और क्या ही चाहिए भला। कस्में वादे किए जाते हैं, साथ मरने जीने की भावना उत्पन्न होती है और बहुत खुशनुमा पल होता है वो ज़िंदगी का। उस एक शख्स में अपना सब कुछ दिखने लगता है। लगने लगता है कि हमारा कितना ख्याल रखता है या रखती है, ये हमारे बारे में कितना सोचते हैं। ये इनसे इनसे तो बेहतर मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी को देखा ही नहीं या समझा। बहुत सारी बातें होने लगती है। अक्सर साथ बैठकर फ्यूचर बनाया जाने लगता है कि हाँ, ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा वगैरह चीज़ें। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि किसी एक तरफ से इम्पोर्टेंस का कम होना चालू हो जाता है। पहले ही बता दूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है ऐसा अक्सर ही होता है, नहीं। पर शायद मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। और कई मेरे जानकार में जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरे सहपाठी वगैरह हैं, जो भी लोग मतलब जो भी थोड़े बहुत मेरे साथ रहे हैं, उनके साथ भी लगभग मैंने कुछ ऐसा ही होते देखा है। पर मेरे साथ जो हुआ वो थोड़ा अजीब ही था। आखिर में मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या आखिर। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, ढेर सारी बात करेंगे, एकदम मन खोल के बात करेंगे आपसे। तो मेरा नाम है सौरभ और आप सुन रहे हैं 7 टिप्स ऑफ रियलिटी। 9th स्टैंडर्ड की बात है। किसी शादी में मैं लगभग 20 दिन के आसपास के लिए मैं गया था और तब मेरी उम्र शायद 15 या 14 के अराउंड थी। मैं 14 साल का था शायद। गर्मी की छुट्टियों का समय था और एक बहुत ही लंबा सफ़र था। घर से खाना वगैरह पैक कराकर मैं निकल देता हूँ सफ़र के लिए। सफ़र थोड़ा लंबा था। ट्रेन की विंडो सीट मिली मुझे। सब कुछ अच्छा होने वाला है इस सफ़र में, उसका अनुमान तो मेरे को इस घटना से ही मिल गया कि वाओ यार, फक, मेरे पास विंडो सीट है और क्या ही चाहिए 14 या 15 की एज में किसी बंदे को। तो अपनी सीट पकड़ी और ट्रेन चल दी। सफ़र लंबा होने वाला था तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और गाने सुनने लग गया। म्यूज़िक से बहुत लगाव रहा है शुरू से ही। तो दोपहर का टाइम चढ़ा और देखते ही देखते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। मेरी ज़रा सी आँख लग गई थी। तो उठकर जब देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। अब आसपास और भी लोग आ चुके थे और चारों तरफ चाय गरम, ब्रेड पकोड़े ले लो जैसी आवाज़ें गूंज रही थी। देखते ही देखते रात हो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ऑफ कोर्स दोपहर के आसपास में सो लिया काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ऐसे ही कुछ गेम्स वगैरह खेलने लग गया था। पबजी, हाँ, पबजी उस टाइम पीक पर थी। मेरी तो पसंदीदा गेम है। ओके, पता नहीं कब अचानक से मेरी आंख लगी और मुझे पता भी नहीं चला। फाइनली जो मेरी आंख रात को लगी वो सुबह होते ही आंख खोलने का मन भी नहीं करा। सोचा जब तक चाय नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं उठने वाला। और तुरंत ही आवाज़ आती है, सुनिए भाईजान, एक चाय दीजिए। तो मैं तुरंत उठकर देखता हूँ कि अरे, ये चाय इतनी जल्दी कैसे आ गई। चलो अब आ ही गई है तो पी लिया जाए। आँख में हल्का धुंधलापन था। मैं आंखें मल कर उठता हूँ और अपने सामने कुछ ऐसा देखता हूँ जिसने मुझे अंदर से सहमा कर रख दिया। वो एक पल के लिए मैं भूल ही जाता हूँ कि मुझे चाय पीनी है। सामने जिसे कहते हैं ना एक पला की खूबसूरत, है ना, वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। और यहाँ मैं बीज बोता हूँ अपनी पहली मोहब्बत को आगे बढ़ाने का।
ये वही लड़की थी जिसने चाय वाले भैया को आवाज़ लगाई थी। थोड़ी देर में होश में आता हूँ तो देखता हूँ चाय वाले भैया तो आगे बढ़ गए। मैं तुरंत उनके पीछे भागता हूँ, चाय लेता हूँ और एक फिल्मी स्टाइल में जैसे ट्रेन के दरवाजे के पास बैठकर मैं तरकीबें सोचने लगता हूँ कि आखिर कैसे मैं जाहिर करूँगा उसको, या कर भी पाऊँगा या नहीं। चाय ख़त्म होती है और मैं अपनी सीट पर वापस आ जाता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि मेरा स्टेशन अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। मन में एक अजीब सी घबराहट सी होती है। उसके परिवारजन उसके आसपास थे और उसने तो पूरे सफ़र में मेरी ओर देखा भी नहीं था। मैं सहम सा जाता हूँ। थोड़ी देर में ही स्टेशन आने वाला होता है और मैं बस आस लगाकर बैठा होता हूँ कि काश बस किसी तरीके से उसे कह पाऊँ, बस किसी तरीके से एक बार जाहिर कर दूँ तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। उतने में ही उसकी बहन उसका नाम पुकारती है, कहती है, आफरीन अपनी टिकटॉक आईडी बताओ ना क्या है। और उतने में ही मेरा स्टेशन भी आ जाता है। कमबख्त मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा होता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, अभी भी शायद एक मौका है उसकी टिकटॉक आईडी। ऑफकोर्स जिस एज में मैं हूँ उस एज में तो ये सब बचकानी हरकतें थी मेरी। मुझे आज भी अफसोस है और काफ़ी हंसी भी आती है इन बातों पर हाँ, कभी रिग्रेट नहीं हुआ। अफसोस का मतलब और रिग्रेट का मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा अलग जाहिर करना चाहूँगा। पर खैर, मैं फ़ैसला लेता हूँ कि मैं पूरे रास्ते जब तक मुझे जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँच जाता, मैं उसे टिकटॉक पर स्टॉक करने वाला हूँ। सो बस फिर क्या, मैं ट्रेन को अलविदा कहता हूँ और एक आस के साथ अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना हो जाता हूँ। पूरे रास्ते भर में पागलों की तरह उसके नाम की सभी टिकटॉक आईडीज़ को छान मारता हूँ, बट जाहिर सी बात है कि किसी को ऐसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया होता हूँ, बट जैसे ही मैं उस घर में कदम रखता हूँ उसको स्टॉक करते करते जहाँ मैं शादी में आया होता हूँ, और गैस व्हाट, और वो चेहरा जो शायद उस पल में मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक नए मुकाम पर ले जाने वाला था, वो चेहरा जो मेरे आने वाले समय को पूरी तरीके से बदल कर रखने वाला है, वो अचानक से मेरे सामने आता है। ये कोई और था। उस एक पल में मैं सब कुछ जिसे कहते हैं ना, यहाँ तक कि आफरीन नाम को भी भुला चुका था कुछ समय के लिए। ये वही थी। एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए ही सही, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा पहली बार और मैं सब कुछ भूल गया। ये पल वाकई में बहुत खूबसूरत था। एक नई उम्मीद मेरे सामने खड़ी मेरा चेहरा निहार रही थी। ये सोचने वाली बात है कि एक समय अंतराल में ही मुझे दूसरी बार किसी से प्यार हो गया। उसका नाम मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि ये बस खास है, थोड़ी सी खास है तो नहीं सॉरी। उसी दिन मैं अपना आखिरी फैसला लेता हूँ कि बस ये, और अब और कोई भी नहीं, बस अब इससे ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं रखनी है किसी को, मतलब कोई चाहिए ही नहीं भाई, फक मेरे को अब कोई नहीं चाहिए, बस ये मिल जाए। और एक और पागलपन अंदर जाग जाता है। दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि जैसे कोई ट्रेन की पटरी हो, धड़क धड़क वो आवाज़ होती है ना। सो कुछ देर बाद जैसे ही हमारा ध्यान एक दूसरे से हटा, हम दोनों अपने अपने कामों में लग गए। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे रोमानी पल था शायद। अगले दिन सुबह होती है और मैं उठकर फ्रेश होता हूँ और देखता हूँ उनको खाना बनाते हुए। वो घर आए मेहमानों के लिए सुबह से काम में लगी हुई थी और थोड़ी देर में ही मुझे खाने के लिए इनवाइट करती हैं। सो ये सब पता नहीं क्यों बहुत अजीब
लग रहा था सब कुछ सहमा सहमा सा, वो मुझे किसी पिक्चर की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। धीरे धीरे हमारी बातें होना चालू होती हैं। हम अब एक दूसरे को उनके नामों से पुकारने लगते हैं। कुछ दिनों में मुझे पता चलता है कि वो जिस घर में मैं शादी में गया था, वो वहाँ अक्सर मदद कराने आया करती थी। वो बगल वाले घर में रहती थी। एक रोज़ रात के समय हम अपनी छत पर लेटकर साउथ की कोई मूवी देख रहे होते हैं। वैसे तो रोज़ का ही रूटीन था ये, बट उस दिन कुछ अलग सा हुआ। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो छत थी उसके बीच में सिर्फ एक ईंट का फासला था और एक दूसरे की तरफ जाना काफ़ी आसान था। तो उन दिनों रोज़ की तरह हम मूवी देख ही रहे होते हैं कि उतने में वो बोलती है कि सुनो सौरभ, हमारे सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा है। ये समय था रात के अराउंड 1 बज रहे थे शायद, हाँ इसी के आसपास का समय था। तो मैंने फटाफट से मूवी बंद करी और मैंने आहिस्ते से उनके सर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बड़े ही हल्के हाथों से मैंने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दिया। हाँ जानता हूँ थोड़ा सा अजीब है, बट आई डोंट नो कि उस टाइम क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। सो कुछ पल में सब कुछ शांत सा हो जाता है और उसका मुंह मेरी तरफ होता है और वो हल्की नींद में ही होती है कि मैं शायद से अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती को अंजाम देता हूँ। मैं उसको किस कर देता हूँ एंड होली शिट, ये मैंने क्या कर दिया। कुछ ऐसा ही मेरे दिमाग में चल रहा होता है उस टाइम। कुछ ऐसा ही दिमाग में उस पल तेज़ी से दौड़ रहा था कि मेरा दिल सीना फाड़ के बाहर आने के लिए उतावला हो रहा था। खुली हवा खाने के लिए तड़प सा रहा था कि ये बस थोड़ा सा इन सब होने से पहले मैं पीछे क्यों नहीं हट गया। नहीं, मेरे को बस ये सब नहीं करना चाहिए था। वो होश में थी। मुझे कुछ भी गलत महसूस होना अचानक बंद सा हो गया जब उन्होंने मुझसे कहा, सौरभ। थोड़ा रुककर मैंने जवाब दिया, हाँ बोलो। हम दोनों के शरीर के पास एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हुआ मुझे उस पल। थोड़ी देर बाद वो अपनी चुप्पी तोड़कर कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे मेरा विचलित मन थोड़ा ठंडा होता है और एक ठंडी सी सांस चेहरे के आसपास महसूस होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे या फिर शायद सोच समझ कर ही कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। आई वॉज लाइक व्हाट द फक, ये सपना भी है, हो सकता है यार। मैंने मूवीज़ में देखा है ना कि जब वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो क्या हो गया, ये तो सपना है, हो सकता है, तो वो छुट्टी काटते हैं। मैंने भी वही करा, पर जो हो रहा था वो बिल्कुल सच था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं अंदर से काफ़ी भरा हुआ महसूस कर रहा था, जिसे कहते ना एकदम फुलफिल महसूस हो रहा था। मुझे उस पल एहसास हुआ कि मैं थोड़ा बहुत तो हूँ लकी शायद। थोड़ी देर में चीज़ें नॉर्मल होने लगी। मैंने धीरे से उनको गले लगाया और चुपचाप से बिना कुछ कहे सो गया। अगले दिन मैं जब सोकर उठा तो पता नहीं क्यों खुद को पूरी तरह से बदला हुआ महसूस करा। उठकर देखा तो मैंने देखा कि वो मेरे पास नहीं थी। फिर भी मैंने चैन की सांस ली कि अब कोई डर नहीं है। 15 के आसपास दिन बचे थे मेरे पास उस जगह रहने के लिए और उनके साथ कुछ पल बिताने के लिए। उन दिनों को ऐसे जी लिया कि लगने लगा बस अब और नहीं, कुछ नहीं चाहिए अब। उन बचे हुए दिनों में हमने वो हर चीज़ को जिया जो अक्सर दो आशिक किया करते थे। बस वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? यहीं रुक जाओ,
थोड़ी लिमिटेशन थी हम दोनों के बीच। हमने साथ बैठकर एक दूसरे के हाथों से खाना खाया और घूमे फिरे, और भी बहुत कुछ। एक फन फैक्ट बताऊं, हम पे कोई शक भी नहीं करता था। पता है क्यों? वो मुझसे 4 साल बड़ी थी, और जबकि ये बात है आई थिंक मैं 14 का ही था और वो 18 प्लस थी। सो यार, कभी भी अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में मत पड़ना। सही बता रहा हूँ भाई, आगे चल के बहुत सी दिक्कतें होती हैं, और ख़ासकर जब ये तुम्हारा पहला रिलेशनशिप हो। ठीक है। तो सब कुछ ठीक तो चल रहा था। देखते ही देखते घर वापस लौटने का समय आ गया। मैं चाहकर भी कोई बहाना नहीं ढूंढ पा रहा था कि कैसे कुछ दिन और रुक जाया जाए, थोड़ी और बातें कर ली जाए। पर सच तो यही था कि एक दिन तो यार जाना ही पड़ता। तो ये वो दिन है जिस दिन मैं घर वापस लौट रहा था। आसपास तो सब कुछ नॉर्मल ही था, बस कहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा था, तो वो हम दोनों के बीच था। अब तक मैंने उसको अपना नंबर तक नहीं दिया था। मैं उसको सुबह ढूंढने लगा, वो बहुत देर से दिखी नहीं थी और मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी था। फिर मैं छत की तरफ गया, वो वहीं पर थोड़ी सी उदास अकेले में बैठी हुई थी, और मेरी उससे उस टाइम अच्छे से बात भी नहीं हुई थी सुबह से, और ना ही वो मुझसे अच्छे से बात कर रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? उसका मुंह ज़मीन की तरफ नीचे की ओर था। उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उसका मुंह ऊपर की ओर करा और वो रो रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा कि सब कुछ ठीक है, किस्मत ने हम दोनों को मिलाया है। दूर जा रहा हूँ, ठीक है, दूर जा रहा हूँ, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये एक 14 साल का लड़का कह रहा था। इमेजिन कर सकते हो। चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मैंने उसको अपना नंबर दिया। आखिरकार समय हो गया मेरे जाने का, और वो बिल्कुल शांत थी। कुछ लोगों के साथ वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई थी। यार, वो बहुत मासूम थी यार, कैसे बोलूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम हमेशा के लिए जुदा हो रहे थे, जिसे कहते हैं ना गट फीलिंग। हाँ, यही कहते हैं शायद इंग्लिश में। शायद ये मेरी गट फीलिंग रही होगी। मैं घर वापस आ गया। रोज़ वो खुद कॉल करती थी, क्योंकि उसके पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था, तो वो अपने दोस्तों के फ़ोनों से कॉल किया करती थी। धीरे धीरे आदत सी बन गई। उसका एक दिन कॉल क्या ना आए, मैं पूरी तरीके से चिड़चिड़ा सा हो जाता था। उन दिनों मेरे को याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बहुत कटा कटा रहने लग गया था। उसे कोई और पसंद ना आ जाए, इस बात का भी मुझे डर हर रोज़ अंदर से खाने लगा था। मैं दिखने में थोड़ा एवरेज था। यहाँ पर ये वही बात है जो आजकल रील वायरल नहीं हो रही है कि मैं बेरंग तू चमक है, फ़र्क है, फ़र्क है, फ़र्क है। मैं बहुत गंदा गाता हूँ। ओके, सो हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई थी। ओके, धीरे धीरे मेरा स्वभाव बदल रहा था। मैं थोड़ा डिप्रेस भी रहने लगा। बेचैनी से महसूस होने लगी थी अचानक से, पता नहीं क्यों। मैं अपने लोगों से कटने लग गया था, क्योंकि बेशक 1-2 साल में हम काफ़ी एक दूसरे को जान चुके थे। मेरी तरफ से उसकी तरफ अट्रैक्शन और बढ़ गया था। जितना सामने नहीं था वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो गया। ठीक है, सो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच एक दौर आया जिसमें फ़ोन कॉल्स का आना धीरे धीरे, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत धीरे, फ़ोन कॉल्स आना कम हो गई थी। एंड सब कुछ धीरे धीरे एक
दूसरा मोड़ पकड़ने लगा। हम दोनों का प्यार अब शायद एक तरफ से ज़्यादा चल रहा था, पता नहीं क्यों। ये पल मेरे लिए मुश्किल भरा रहा। मैंने लोगों से मिलना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। जो मेरे जानकार थे उनको शक तो था कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, बट होता भी तो क्यों नहीं होता। जो कॉल्स दिन में 3 बार आती थी वो अब महीने में 3 दिन भी अच्छे से नहीं आती हैं। सब कुछ बिखर सा गया था और ये सब एकदम अचानक हुआ था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि यार क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया यार, फक मेरी कोई गलती होगी। बट एट द एंड जब मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखता है। एक दिन पड़ोस में मेरी एक दोस्त के साथ इन्हीं बातों पे कुछ डिस्कशन चल रही होती है कि तभी क्या बताऊँ, थोड़ा सा सर पे गुस्सा भी था उस समय। रात ज़्यादा हो गई थी और उतने में ही मेरे पापा आए और बहुत ज़ोर से मुझ पर चिल्लाए कि टाइम देखा है तूने, क्या हो रहा है? तू आवारा की तरह हमेशा इधर उधर घूम रहा रहता है जब भी मैं घर आता हूँ जॉब से, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बोला उन्होंने। मेरी पापा से उस दिन बहुत गंदी बहस हो गई और मैं उसी दिन जब सब सो रहे थे मैं गुस्से में घर छोड़कर भाग गया। मेरी जेब में ना के बराबर पैसे थे और ऊपर से कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन का समय था। फ़ोन ऑन था मेरा। मुझे लगभग 9 बजे की सुबह घर वालों के कॉल्स आना शुरू हुई, बट मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं करे। वो समझ गए थे मैं घर से जा चुका हूँ, बस वो सही वजह ना समझे। उन्हें सबसे पहले मेरी दोस्त पर शक हुआ। उन्हें लगा हमारा कुछ चल रहा है, इसलिए उनके डांटने पर मैंने घर छोड़ दिया। पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। हर जगह कॉल्स चले गए, क्या सौरभ तुम्हारे घर आया है क्या, वो घर से भाग गया है यार, पता चले मेरे को ज़रूर बताना, कुछ ऐसा मेरे पापा ने सब जगह कहा था। वो घर से भाग कर चला गया है, वजह मेरी दोस्त वाली बताई उन्होंने। ठीक, मेरी फूटी किस्मत ने उसी समय एक नया मोड़ लिया। ये बात पता नहीं कैसे मेरी जो सबसे अजीज पसंद थी उसके पास पहुंच गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरे पेरेंट्स वाली बात पर यकीन कर लिया। शायद कुछ देर में एक दोस्त का कॉल उठा लिया मैंने। उसने सबसे पहले ये कहा कि तेरी मम्मी बहुत परेशान है, भाई कहाँ है तू, वो रो रही है, वापस आ जा घर। ये सुनते ही मैं अपने मन को मारकर वापस घर लौट आया। आसपास तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, बस एक चीज़ ठीक कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाई। उसका कॉल आता है। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने सोचा ये अक्सर पूछे जाने वाले ही क्या हुआ है, मतलब जो अक्सर वो पूछा करती थी मेरे से बात बात पे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो यही मैंने सोच के कि हाँ ये वही वाला क्या हुआ है, तो मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं। पर ये वो वाला क्या हुआ नहीं था। उसने पूछा कहाँ चले गए थे। मैंने उसके एक पूछने पर सच बता दिया। लेकिन शायद ये पहली बार था कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि सच बताओ असल बात क्या है। मैंने फिर भी वही कहा जो सच था। आखिर में हार मान के उसने अपने दिल की बात कह डाली। उसने कहा मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे हो। और इस बात का मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जवाब दिया कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। ये हमारी पहली और आखिरी लड़ाई होने वाली थी। कॉल कट हो जाता है। यहाँ पर तुम बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पर गलती मेरे पापा की है या मेरी उस बेस्ट फ्रेंड की है जो मेरे साथ उस दिन बात कर रही थी, या मेरे लिए कुछ फैसलों की है।
यहाँ यहाँ गलती है, यहाँ गलती है तो बस एक गलत फहमी की। उस दिन के बाद कॉल आना बिल्कुल बंद हो गया। मैं पूरी तरीके से टूट गया। सोचा जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा ही होता होगा, तो मैं थोड़ा बहुत नशा पत्ता भी करने लग गया था और उसको बुलाने के लिए बहुत सी चीज़ें करी उसको बुलाने के लिए मैंने, पर यह वर्क नहीं कर रहा था। मेरे को मूव ऑन करने में लगभग पूरा कोरोना पीरियड लग गया, 2-3 साल। जब तक कोरोना रहा तब तक सब कुछ ख़राब ही चला। चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर धीरे धीरे मैंने लोगों से मिलना फिर चालू करा। मेरे स्कूल भी खुले और मूव ऑन तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ा आगे बढ़ गया। मैं समझ गया कि इन सब चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ तन्हाई ही लिखी है मेरे नसीब में। मैं खुशकिस्मत था और ख़ुद को संभालने की काबिलियत थी अंदर, और उसने दुनिया को देखने के नज़रिए तो बदल ही दिए थे। खैर, तो संभलना शायद मेरे जहन में था, इसलिए शायद मैं बच गया। थोड़ा समय लगा संभलने में, पर हाँ, मैं संभल गया। खुद को मनाने और समझाने में नशे ने मेरी बहुत मदद करी, काफ़ी हद तक। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बुरी से बुरी चीज़ भी होना अगर तुम्हारे साथ, तो कभी भी गलत फैसला मत लेना। खुद को समय के साथ बहने देना। इसका पानी तुम्हारे जख्मों को समेटकर ठीक करने की काबिलियत रखता है। एक बार फिर से याद रखना, एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा नाम है सौरभ और आप सुन रहे हैं 7 टिप्स ऑफ रियलिटी। कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना।